हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीबीएस जीके मटेरियल एंड करंट अफेयर में। आज हम खान सर के हिस्ट्री की बुक का क्वेश्चन किलर ऑब्जेक्टिव बुक का प्रश्न कराएंगे। तो देख लीजिए, यही बुक है। तो हम यही शुरू करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक वाइज है, हम आज अमेरिका की क्रांति से शुरू करेंगे और ये पूरा टॉपिक वाइज है। हम एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? पुर्तगाल का था, इंग्लैंड का था, स्पेन का था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया का खोजकर्ता की 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज यात्रा का वित्त पोषण स्पेन की रानी इसाबेला ने किया था। कोलंबस ने अपनी यात्राओं के लिए वित्त पोषण पाने के लिए कई देशों से मदद मांगी थी। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने कोलंबस की योजना को अस्वीकार कर दिया था। योजनाओं और वेनिस की सरकारों ने भी कोलंबस की योजना को अस्वीकार कर दिया था। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूस की क्रांति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी घटना में ब्रिटिश सरकार के चाय अधिनियम के विरोध में 16 दिसंबर 1773 की रात को बोस्टन हार्बर में 3 जहाज़ों पर चढ़कर चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया गया। इस घटना ने अमेरिका स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी। अमेरिका के इतिहास में जुलाई 1776 ईस्वी को महत्वपूर्ण मानी जाती है। जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, दास प्रथा का उन्मूलन, सी अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा है। इसकी व्याख्या है, अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस को अपनी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा बनाने में थॉमस जेफरसन अध्यक्ष और जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोजर शरमन, डेविड लिविंग स्टोन शामिल थे। इस घोषणा में कहा गया था कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल 13 अमेरिकी उपनिवेश अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन, बी टार्ल्स टाउन, सी बोस्टन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स टाउन था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन थी। यह वर्जीनिया में बसी थी। इसे 14 मई 1607 ईस्वी को स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह बस्ती विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया के पास है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी है। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी को घटी थी। अथवा पूछ लेगा तो भी, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल सागर, बी ब्रिटिश कॉफी पार्टी, सी बोस्टन टी पार्टी, डी पर्ल हार्बर की घटना। इसका आंसर होगा सी बोस्टन टी पार्टी। ब्रिटिश संसद के टी अधिनियम के विरोध में वर्ष 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज से लगभग 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह घटना अमेरिकी क्रांति की शुरुआत के लिए अहम मानी जाती है। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। बी एडम स्मिथ के लेसेंस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। सी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। डी इंग्लैंड में जल्द की गई सुधार लागू हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन नायक था, जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है? ए फ्रांसीसी सेना द्वारा, बी अमेरिकी सेना द्वारा, सी ब्रिटिश सेना द्वारा,
डी जर्मन सेना द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिकी सेना द्वारा। अमेरिकी सेना द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जनरल जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? ए थॉमस जेफरसन, बी रॉबर्ट ली, सी अब्राहम लिंकन, डी संयुक्त उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को थॉमस जेफरसन ने लिखा था। जिसे 4 जुलाई 1776 ईस्वी को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अपनाया था और इसमें 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उन्होंने वर्जीनिया घोषणा पत्र जैसे मौजूदा दस्तावेजों से प्रेरणा ली। उन्होंने मनुष्य के प्रति अधिकार के दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा। उन्होंने कांग्रेस के सामने अपना मसौदा पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? ए बोस्टन टी पार्टी, बी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, सी स्टाम्प एक्ट, डी पहला महादेशी सम्मेलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टाम्प एक्ट। अथवा प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। ए रूस की क्रांति के दौरान, बी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ब्रिटिश संसद ने साल 1765 ईस्वी में अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के तहत कानूनी दस्तावेजों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पंचांगों, पम्फलेट और दास के पत्तों पर कर लगाया गया था। इस अधिनियम के कारण उपनिवेशवादियों में ब्रिटेन के खिलाफ गुस्सा फैल गया और प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीकी: ए बहिष्कार और घेराव, बी पक्ष जुटाव लॉबिंग, सी शांतिपूर्ण आंदोलन, डी उपयोग में से एक से अधिक, ई उपयोग में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी पक्ष जुटाव लॉबिंग। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीकी लॉबिंग है। लॉबिंग के माध्यम से दबाव समूह अपने हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने, जानकारी प्रदान करने और नीतिगत मुद्दों पर समर्थन जुटाने के लिए की जाती है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? ए 1764, बी 1765, सी 1766, डी 1767। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद ने साल 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। यह अधिनियम अमेरिकी उपनिवेशों में कागज के उत्पादों व कानूनी दस्तावेजों पर कर लगाने के लिए था, जो अमेरिकन उपनिवेशों के बीच असंतोष और ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह का कारण बना। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? ए स्वतंत्रता की घोषणा, बी द फेडरलिस्ट पेपर, सी सामान्य ज्ञान, डी उपयोग में से कोई नहीं, डी उपयोग में से एक से अधिक, ई उपयोग में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान एक प्रभावी पैम्फलेट था जो जनवरी 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें सरल और शक्तिशाली तर्कों के माध्यम से 13 अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने थॉमस पेन के बारे में कहा कि कॉमन सेंस के लेखक के बिना वाशिंगटन का तलवार उठाना बेकार है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ए जेफरसन, बी मार्टिन लूथर, सी लिंकन, डी वाशिंगटन। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, नेल्सन मंडेला द्वारा,
सी जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा, डी जॉन लुइस द्वारा। इसका ऑप्शन ए होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। हमारा दूसरा पार्ट है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार था। ए जानकी, बी सैमुअल क्रॉम्पटन, सी जेम्स हरग्रीव्स, डी उपयोग में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन होगा सी जेम्स हरग्रीव्स। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764-65 ईस्वी में किया। इसके आविष्कार से कताई का कार्य तेजी होने लगा था। इसका श्रमिकों ने विरोध भी किया था क्योंकि यह उनके रोजगार के लिए खतरा था। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए जेम्स हरग्रीव्स, बी जानके, सी एडमंड कार्टराइट, डी उपयोग में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन होगा बी जानके। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार अंग्रेज इंजीनियर जानके साल 1737 ईस्वी में किया था। यह एक कपड़ा बुनाने की मशीन थी। इस मशीन के आने से बुनाई की प्रक्रिया में तेजी आई। इससे बड़ी मात्रा में कपड़े की बुनाई हो पाती थी। इस मशीन के आने से एक जुलाहा एक दिन में 10 जुलाहे के बराबर काम करता था। इससे श्रम की बचत हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के साथ क्षय का प्रमुख कारण रहा। ए कम कीमत वाली मशीनों का विकास, बी भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, सी दोनों ए और बी, डी ना तो ए ना तो बी। ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण कम लागत वाली मशीनों से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था। ये मशीन निर्मित वस्तुएं भारतीय हस्तशिल्पों की तुलना में सस्ती थी। ब्रिटेन ने भारतीय हस्तशिल्पों पर भारी कर लगाए गए। इस भेदभाव नीति ने भारतीय हस्तशिल्पों को और महंगा बना दिया, जिससे भारतीय हस्तशिल्पों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिक शब्द किसे इंगित करता है? ए वस्तुओं के आदान प्रदान को, बी उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, सी लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र को, डी उपयोग में से एक से अधिक, ई उपयोग में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। औद्योगिक क्रांति के दौरान कार्डिक शब्द का संबंध कपास या ऊन के तंतुओं को कताई से पहले तैयार करने की प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया फाइबर को संयंत्रित कर उन्हें एक समान रूप में बदलने में मदद करती है। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिक शब्द का वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण को इंगित करता है। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई? ए कृषि क्रांति, बी पूंजी तथा नई औद्योगिक क्रांति, सी व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, डी उपयोग में से एक से अधिक, ई उपयोग में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयोग में से एक से अधिक। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में कई कारक थे, जैसे कृषि क्रांति ने अन्न उत्पादन बढ़ाया और शहरीकरण में सहायता की। पूंजी और नई औद्योगिकी ने उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया। व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति से व्यापार बढ़ा। रेलमार्ग के विकास में औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया। इन सभी ने मिलाकर क्रांति के लिए आधार तैयार किया। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तुएं क्या थीं? ए चाय, बी नील, सी कपास, डी जूट। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कपास। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कपास थी। 1850 के दशक तक ब्रिटेन सूती वस्त्रों का एक बड़ा निर्यातक बन गया था। अब हमारा तीसरा पार्ट है चीन की क्रांति। इसका पहला क्वेश्चन है, जब मार्को पोलो के चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? ए चंगेज खान, बी कुबलई खान, सी हलागू खान, डी उपयोग में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन बी सही है, कुबलई खान। मार्को पोलो एक वेनिस के निवासी थे। उनकी चीन यात्रा के समय चीनी शासक कुबलई खान थे। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1948 में, डी उपयोग में से एक से अधिक, ई उपयोग में से कोई नहीं। ऑप्शन इसका ई होगा उपयोग में से कोई नहीं। चीन में 1911 ईस्वी में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप किंग राजवंश का पतन हो गया। जनवरी 1912 को चीन गणराज्य की स्थापना हुई। डॉक्टर सन यात सेन राष्ट्रपति बने। डॉक्टर
सन्यास सेन ने 12 फरवरी 1912 को त्यागपत्र देकर चीनी गणतंत्र का नया राष्ट्रपति युआन शिकाई को बना दिया। माओत्से तुंग के नेतृत्व में 13 अक्टूबर 1949 को चीन का लोक गणराज्य PRC स्थापित किया गया। चियांग काई शेक फारमोसा भाग गया, इसलिए सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चीन में 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? ए. शक्तिशाली किंग वंश की स्थापना। बी. चीन की महान दीवार का निर्माण। सी. सन 1911 में सुन यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन। डी. उत्तरी चीन में मंगोलों का आक्रमण। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सन 1911 में सुन यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में चीन में हुए क्रांतिकारी आंदोलन ने 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली को उखाड़ फेंका और चीन गणराज्य की स्थापना हुई। सन्यास सेन किस देश से संबंधित हैं? ए. श्रीलंका। बी. भारत। सी. जापान। डी. चीन। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा चीन। डॉक्टर सन्यास सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 ईस्वी को जियांगशान अब मोगशान हो गया है, ग्वांगडोंग प्रांत चीन में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मार्च 1925 ईस्वी को बीजिंग चीन में हुई। यह चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे जिन्हें आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है। निम्न में से चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ए. चियांग काई शेक। बी. हो ची मिन्ह। सी. माओ से तुंग। डी. सन्यास सेन। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सन्यास सेन। चीन के प्रथम राष्ट्रपति सन्यास सेन थे। सन्यास सेन का कार्यकाल जनवरी 1912 ईस्वी में मार्च 1912 ईस्वी था। चीन गणतंत्र में इन्हें राष्ट्रपति कहा जाता है। इन्होंने किंग राजवंश को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। ए. नानगिंग संधि। बी. टिएनटासिन संधि। सी. पेकिंग संधि। डी. तियानजिन संधि। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा नानकिंग संधि। प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त करने वाली नानकिंग की संधि 29 अगस्त 1842 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन और चीन के किंग राजवंश के बीच हुई। इस संधि के तहत चीन ने ब्रिटेन के सामने कई संधि शर्तों को स्वीकार किया, जिसमें प्रमुख रूप से व्यापारिक अधिकारों और हांगकांग का ब्रिटेन को सौंपना शामिल था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ए. चीन और रूस। बी. चीन और इंग्लैंड। सी. इंग्लैंड और फ्रांस। डी. रूस और इंग्लैंड। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी में हुआ था। चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ और इसे नानकिंग की संधि से समाप्त किया गया। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। तो अगली क्लास में हम यहीं पर शुरू करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम खान सर की क्वेश्चन किलर की हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो फिर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर कर लेना बस। तो दोस्तों हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।